नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में। आज हम एक ऐसे वायरस, ऐसी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले सुन रखा होगा, जिसका नाम है रेबीज़ वायरस। आप सभी को पता है कि जो रेबीज़ वायरस है वो कुत्तों के काटने से होता है, और आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि और ये किस तरह से फैलता है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या इसके सिम्टम्स है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है जो हमें इससे फेस करनी पड़ सकती है अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और आगे से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेबीज वायरस एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। अब आप ये बताओ, पूछोगे कि किस तरह का वायरस होता है न्यूरोट्रॉपिक वायरस। न्यूरोट्रॉपिक वायरस एक इस तरह का वायरस होता है जिसमें कि जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण कि हमारे जो मैसेजेस हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर कभी हमारे को चोट लगती है तो हमें कैसे पता चलता है? ब्रेन हमारे को सिग्नल भेजता है कि तुम्हें चोट लगी है, और जो वो चोट है उसकी दर्द हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। कोई भी मैसेज, फीलिंग, इमोशन जो है या कोई दर्द हो, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारे ब्रेन को जाता है, जिसे कि ये रेबीज वायरस इन्फेक्ट करता है। अब हम बात करें कि ये किन में पाया जाता है। ह्यूमन में भी ये वायरस देखने को मिलता है, बहुत रेयर चांस में। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो ये ह्यूमन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मिलता है एनिमल्स में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डॉग्स के सलाइवा में, मतलब कि कुत्तों के थूक में जो है ये वायरस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके स्प्रेडिंग की, किस तरह से ये स्प्रेड होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कुत्तों के काटने से, अगर कभी कोई कुत्ता आपको या कोई एनिमल आपको काटे जिसके सलाइवा में ये इस तरह का वायरस प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होता है कि वो आपको रेबीज़ के होने के चांसेस बढ़ा देता है। जो कुत्ता काटेगा, कोई एनिमल काटेगा, उससे कि आपको ये रेबीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और तरह से ये आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है, वो है यदि अगर कभी आपको कहीं पे घाव हो और कोई भी आपको एनिमल चाट जाए, ठीक है, उसका सलाइवा आपके उस घाव पे आ जाएगा और उसके थ्रू आपकी स्किन में ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करके आपको पूरी बॉडी में रेबीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करता हूँ उसके दो मुख्य जो है कि दो मुख्य कारण हैं, या आप बोल सकते हैं दो मुख्य वेज, मुख्य रास्ते हैं जिसके चलते ये जो वायरस है स्प्रेड होता है। तो वो दो है, एक है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है थ्रू न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, जो ये पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अगर कभी आपको कहीं पर ये क्लोजली आपके ब्रेन के इर्द गिर्द आपको ये इस तरह का कोई जानवर है जिसमें रेबीज़ होते हैं, वो आपको काट दे, तो ये डायरेक्ट आपके ब्रेन को हो जाता है ट्रांसफ़र, जिसके कारण कई बार डेथ हो सकती है और आप कोमा में भी जा सकते हो। इसी के साथ बात करता हूँ अगर मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, तो ये क्या करता है कि इसमें क्या होता है कि जब कोई भी कुत्ता या कोई जानवर आपको काटता है जिसमें रेबीज़ हो, तो वो क्या करता है, अपने सलाइवा को आपकी स्किन के ऊपर मसल टिश्यूज़ में छोड़ देता है। इसके बाद वो यहाँ से क्या होता है कि वो सेफ हो जाता है हमारी इम्यून होस्ट सेल से, जो है इम्यून सिस्टम से वो सेफ हो जाता है। तो इस तरह से वो पास हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, और जिसके कारण हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर हम बात करें इस वायरस से किस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, तो इस तरह के वायरस जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, मतलब कि ये ब्रेन में एक्यूट इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है कि कोमा हो सकता है, और कभी कभी तो जो है कि पेशेंट्स की डेथ भी देखने को मिली है, मौत भी हो सकती है। दो तरह के होते हैं ये रेबीज़, एक होता है फ्यूरियस और एक होता है पैरालिटिक। अब फ्यूरियस में क्या होता है, फ्यूरियस में ऐसा होता है कि आपके जो हाइपर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया है, आपको नाइटमेयर्स है, इस तरह की जो सिम्टम्स है देखने को मिलेंगे, जिसकी बात हम आगे करते हैं कि किस तरह के ये जो सिम्टम्स है इन दोनों टाइप के चलते मिलते हैं। ठीक है, अब जो पैरालिटिक है, पैरालिटिक में क्या होता है कि आपकी बॉडी पैरालिसिस हो सकती है, आपकी बॉडी में पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, जिसके कारण कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो वो ख़त्म हो जाता है, नर्वस सिस्टम का कनेक्शन। ठीक है, उसके कारण कभी कभी तो पैरालिसिस हो जाता है।
और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो वायरस है इसके कॉमन सिम्टम्स और इसके जो मेजर सिम्टम्स है वो क्या क्या हैं, तो इसके मेजर सिम्टम्स को अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो 5 से 6 कैटेगरी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसमें पहला है इनकॉबुलेशन। इनकॉबुलेशन में क्या होता है, ये होती है स्टेज बिफोर सिम्टम से, लक्षण से पहले की जो स्टेज होती है, जब आपकी वो किसी कुत्ते ने काटा है, जब आपके अंदर रेबीज वायरस चला गया है, तो उस टाइम पे जो है आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। 5 से आप कह सकते हो 5 से 2 साल तक भी आपको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अपना इलाज नहीं भी करवाओगे तो 5 से 2 साल के बीच आपको, कई बार होता है ऐसा कि 5 से 2 साल के बीच आपको ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट यूजुअली जो देखा गया है, जहाँ पर स्टडीज़ की गई है इसके बारे में कि रेबीज़ किस तरह से फैलता है, ये जितने भी हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं इन्होंने स्टडी की है, तो इसमें क्या बताया गया है कि यूजुअली 3 से 12 सप्ताह के अंदर जो है इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाओ तो। ठीक है, तो वो स्टेज होती है इनकॉबुलेशन, जो कि सिम्टम्स से पहले की स्टेज होती है। ठीक है, अगर किसी को, मैंने आपको बताया कि जो है नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इसी के साथ साथ डायरेक्ट ये PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में घुस जाता है, अगर कभी हमारे किसी ब्रेन के क्लोजर कहीं पर हमें कोई एनिमल काट जाए तो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रोड्रोम, पोड्रोम एक इस तरह का इसमें सिम्टम है इस वायरस के चलते, जिसमें कि कफ एंड फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम जितने भी होते हैं, आपको पता है मैंने अभी तक 6 से 7 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें कि कॉमन जो फ्लू के सिम्टम्स है उन वायरस के चलते हो रहे थे। तो आप सबको, अगर आपने वो वीडियोस पूरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि फ्लू के सिम्टम्स किस तरह से होते हैं। तो प्रोड्रोन में क्या होगा, फिर प्रोड्रोन जो स्टेज होगी उसमें इनकोबुलेशन के प्रोड्रोन स्टेज में आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे फ्लू के, कफ, फीवर, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो। फिर इसके बाद जो है तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड। एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड में क्या होता है, इसमें ये जो है ये मेन स्टेज आती है। फिर इसमें आपका जो नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है उसके कारण क्या क्या होता है, फिर आपको, अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। एक तो आपको कन्फ्यूजन, एग्रेशन, मतलब कि जितनी भी आपकी हाइपरटेंशन एक्टिविटीज़ है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कभी कभी तो जो है आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, जिसमें कि क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, जब भी आप कभी ब्रीदिंग करोगे तो उस टाइम पे दिक्कत होगी, अगर आप अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो ही ये चीज़ें होती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हाइपर सलाइवेशन, क्या होता है हाइपर सलाइवेशन, आपके मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेस जो है आपके मुंह से क्या कहते हैं, जो थूक है वो निकलना होगा और झाग झाग निकल सकती है, जिससे कि कई बार डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करूँ मैं कि इसमें और एक जो मेन सिम्टम है वो हो सकता है आपको हाइड्रोफोबिया। इसके चलते चलते आपको हाइड्रोफोबिया, मतलब कि आपको पानी से डर लग सकता है इस वायरस के चलते, और आपको हेलुसिनेशन हो सकते हैं, आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, आपको सपने आ सकते हैं, आपको नींद में चलने की बीमारी हो सकती है। ये रेबीज के चलते ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं कई पेशेंट्स में। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करता हूँ इसमें और क्या चीज़ें होती है, आपको लाइट का फोबिया भी हो सकता है, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं, वो लाइट से होता है, मतलब कि आपको जो फोबिया है वो डर होता है एक प्रकार का किसी भी वस्तु से। अगर आपको पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया, अगर आपको लाइट से डर लगता है तो फोटोफोबिया। ठीक है, इस तरह के जो मेन सिम्टम्स है वो इसमें देखने को मिलते हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो इसके जो सिम्टम्स है उसमें इससे कई बार तो डेथ होने के चांसेस भी हो जाते हैं। आदमी अगर कोमा में चला गया तो उसके बाद क्या होगा, विद इन कुछ ही घंटों में, मतलब कि विद इन सम आवर्स, फ्यू आवर्स की उसकी डेथ होने के चांसेस है पूरे पूरे। ठीक है, इसीलिए इसका डायग्नोसिस जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कभी कोई ऐसा एनिमल काटे जिसके सलाइवा में वायरस होता है, मेन जो आपको इस जो है ये कुत्तों में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुत्तों में देखने को ये वायरस मिलता है। अगर आपको कभी कुत्ता काटे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसी समय पर जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशंस है वो करवा लेनी चाहिए। ठीक है, और इसका डायग्नोस की बात करूं तो मैं इसमें आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको कुत्ता काटे तो आपको उसका वैक्सीनेशन तो करवानी चाहिए, उसके बाद आपको रेगुलर अपना टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ठीक है, और जो
अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं, एक तो अगर आपको कुत्ता काट जाए, ठीक है, अपने को तो वैक्सीनेशन करवानी ही है रेबीज़ की। और इसी के साथ साथ अगर आप कभी अपना कुत्ता जो है, जो आपका पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है, उनको भी ये वैक्सीनेशन करवाई जाती है। क्योंकि रेबीज़ के कीटाणु जो होते हैं, रेबीज़ वायरस कुत्तों के सलाइवा में देखा जाता है, जिसको कि कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो वेटनरी डॉक्टर्स है उन्होंने जो इन्वेंशन की है रेबीज़ वायरस के वैक्सीनेशन की, वो उन एनिमल्स को भी लगाई जाती है जिनमें ये रेबीज़ के कीटाणु देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब मेक श्योर करें कि जब आप किसी से अपना कोई पेट ले, कोई कुत्ता ले, कोई एनिमल ले, मतलब कि जो पेट डॉग्स होते हैं, मेन हम उन्हीं की बात करेंगे इसमें, तो क्या करें, आप उनमें वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं इस रेबीज़ की, ठीक है। और अगर आपको कुत्ता काट ले, चाहे आपको वैक्सीनेशन, चाहे आपने अपने कुत्तों को वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं करवाई है, आप तब भी अपने आप को जो इंजेक्शंस है वो लगवाएं। जो ये ह्यूमन बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं, पहले तो पेट में लगते थे, अब जो इंजेक्शन है वो हमारी बाजू में लगते हैं 2 से 4 हफ्तों में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बात करूं इसके प्रिवेंशंस की, तो क्या क्या आपको जो प्रिवेंशंस है वो लेनी चाहिए। इसमें आपको प्रिवेंशन तो एक तो अपने जो कुत्ते हैं, जो पेट डॉग्स हैं, उनको रेगुलर जो है वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, रेगुलर स्टेजेस में इनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ठीक है। अगर मेक श्योर करें कि जो आपका पेट है जहाँ से आपने बाय किया है, वो क्या उसकी वहाँ पर वैक्सीनेशन करवाई गई है। अगर नहीं करवाई गई है तो तुरंत करवा लें, और अपने जो डॉग्स हैं इनके भी रेगुलर चेकअप करवाएं वेटनरी हॉस्पिटल जाके, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं अगर इंडिविजुअली क्या प्रिकॉशंस इसमें लेनी चाहिए, तो एक तो जो है चमगादड़, जिन्हें हम बैट्स कहते हैं, उनके घोंसले कहीं पर भी आपके घर के इर्द गिर्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वायरस बैट्स के चलते भी हो जाता है, ठीक है। ये जो स्टडीज़ है, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, जो बैट्स होते हैं वो भी इस वायरस को फैला सकते हैं, ठीक है। अब बस इसके बाद मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जो ये वीडियो है इसको आप आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो ये रेबीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है और ये बातें सभी लोग इससे अवेयर हो जाए। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या मैं कोई फिजिशियन नहीं हूँ जो कि मैं हर एक चीज़ का दावा करूं कि इसके चलते ये होगा। मैं आपको एक बेसिक टर्म बताता हूं कि ये वायरस है ये इस तरह का होता है और इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। यदि आप में ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आप अपने आप का ट्रीटमेंट तुरंत करवा लें, अपने फिजिशियन से जाकर मिले, ठीक है, अपने डॉक्टर से जाके कंसर्न करें। मैं आपको कोशिश करता हूँ इस चैनल के माध्यम से बताने की कि मैं एक ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको हर एक चीज़ बताऊं कि किस तरह के जो ये वायरसेस है कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह के इनके जो ट्रीटमेंट है वो भी इन्वेंट हो चुके हैं। अभी तक मैंने जितने भी आपको ये ट्रीटमेंट्स बताए या जो मैंने वायरसेस बताए इससे पहले की वीडियोस में, इन सभी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो ये वायरस थे इनके ट्रीटमेंट जो है वो इन्वेंट हो चुके हैं, जो वैक्सीनेशन है इनकी वो जो है वो इन्वेंशन उसकी हो चुकी है, ठीक है। और आगे मैं आपको इसी तरह के कुछ वायरसेस के बारे में बताता रहूँगा, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लें। तो धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ किसी नई बीमारी को, किसी नए वायरस को लेके। जय हिंद।